वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। कॉम्बैट स्पोर्ट के सबसे बेहतरीन चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, मेरा वादा है आप पछताएंगे नहीं। एमएमए की दुनिया की कुछ सच्ची, कुछ टुच्ची और एक आध अच्छी खबर के साथ मैं आपके सामने मौजूद हूँ। यूएफसी की कुछ फाइट जो है कैंसिल हो गई हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। एलेक्स पेरेरा के बारे में हम बात करेंगे। जस्टिन गेची बिना दारू के ही नशे में है, उस बारे में बात करेंगे। फाइटर पे के कुछ आंकड़े जो सामने आए हैं, जो मैं कभी बात नहीं करता पर इस बार हमें बात करनी पड़ेगी क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं। इसके अलावा वकीम बकली की बात करेंगे और इस्लाम मकाचेव के रिटायरमेंट की बात करेंगे और शोन ओमली की भी थोड़ी सी बात कर लेंगे, ठीक है। पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिए, ब्ला 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 ब्ला। पहली खबर यूएफसी 317 को लेकर है। यूएफसी 317 को लेकर एक बहुत छोटा सा अपडेट है। पॉलो कोस्टा और रोमन कॉपिलोव की फाइट जो है वो काइंड ऑफ पोस्टपोन हो गई, या फिर कह सकते हैं कि कम से कम यूएफसी 317 को लेकर तो वो कैंसिल ही मानी जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि पॉलो कोस्टा को इन्फेक्शन हो गया है, जिसकी वजह से वो बीमार है और वो यूएफसी 317 तक रेडी नहीं हो पाएगा। इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि ये फाइट यूएफसी 318 पे पोस्टपोन कर दी गई है। 318 के लिए इसका कंफर्मेशन अभी आया नहीं है, बट 317 के लिए कंफर्मेशन ज़रूर आ गया है कि यह फाइट कैंसिल हो चुकी है। अब मैं ये देखना चाहूँगा कि आखिर इसकी जगह कौन सी फाइट इसको रिप्लेस करती है, या फिर यूएफसी वही करता है जैसा हमेशा करता है कि प्रीलिम का जो मेन इवेंट है वो मेन कार्ड में प्रमोट कर देगा और कार्ड को वैसे ही रहने देगा। प्रीलिम का जो मेन इवेंट है वो है जैक हरमैनसन वर्सेस ग्रेगरी रॉड्रिगेज वाला, तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं वैसे। बट मेरा मानना है कि पॉलो कोस्टा के लेवल का फाइटर अगर गया है तो उसी लेवल की कोई फाइट उसको रिप्लेस करनी चाहिए। खैर अपनी मर्जी से दुनिया चलती तो चूतिया राज थोड़ी कर रहे होते। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। अगली खबर एलेक्स पेरेरा को लेकर है। एलेक्स पेरेरा को लेकर कुछ लोग चिंतित हैं। उसका कारण बहुत सिंपल सा है कि कुछ लोगों को एलेक्स पेरेरा बहुत मोटा नज़र आ रहा है, कुछ लोगों को एलेक्स पेरेरा दुनिया भर घूमते नज़र आ रहा है। तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला है कि भाई एलेक्स पेरेरा का ध्यान ना फाइट वाइट में रह नहीं गया है। वैसे मैं एक बात कहूँ, अगर एलेक्स पेरेरा का ध्यान फाइट में नहीं भी रह गया ना तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे हिसाब से एलेक्स पेरेरा को जो कुछ हासिल करना था वो कर चुका है। उसको किसी के बाप के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है और अपने बाप की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, जहाँ तक वेट गेन की बात है, ट्रैवलिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड की बात है यार, तो दोस्त ऐसा है कि यूएफसी 300 और उसके आसपास के कितने सारे इवेंट उसने बचाया है, कितने सारी शॉर्ट फाइट की है उसने, शॉर्ट नोटिस फाइट की है, अंगूठे टूटने के बाद फाइट की है ना, घुटनों में इन्फ्लेमेशन होने के बावजूद फाइट की है, तो पैसा भी कमाया होगा। ही डिजर्व टू स्पेंड हिज मनी। यार ऐसा है कि चैंपियन में ना एक चैंपियनशिप माइंडसेट होता है। अगर उसको मोटिवेशन है ना उस फाइट को लेके तो ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करेंगी, पर अगर मोटिवेशन नहीं है ना तो देन ऑल थिंग्स विल मैटर। ये तो हमें तभी पता चलेगा जब हमें एग्जैक्ट डेट मिल जाएगी क्या फाइट होने वाली है। एनीवेज, जब हो जाएगी तब बात करेंगे। आगे चलते हैं जस्टिन गेची की तरफ। जस्टिन गेची का कहना है कि भाई ऐसा है कि अगर मेरे को टाइटल शॉट नहीं मिला ना तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो मेरे हिसाब से उसको जो करने का है वो ये कर दूंगा वो कर दूंगा वाली जो बात कर रहा है उसको कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी तो उसको टाइटल शॉट मिल नहीं पा रहा है। और अजीब सी बात है, जस्टिन गेची का कहना है कि उसकी जो मैक्स हॉलोवे से फाइट हुई है उसको गिनना ही नहीं चाहिए उसमें। यार 155 में फाइट हुई है तो क्यों नहीं गिनना चाहिए। और अगर ठीक है ना, अगर बराबर की फाइट होती ना और जस्टिन गेची हार भी जाता तो भी मैं समझ सकता था, या कि जस्टिन गेची ऐसा क्यों कह रहा है कि उसको गिनना नहीं चाहिए, उसको काउंट नहीं करना चाहिए। बट वो फाइट में नॉकआउट हुआ था और नॉकआउट के पहले भी लगभग 4 राउंड डोमिनेशन था मैक्स हॉलोवे का। मैक्स हॉलोवे वो फाइट जीत ही रहा था, नॉकआउट नहीं होता तो भी मैक्स हॉलोवे ही वो फाइट जीतता। तो क्या मैं ये कह रहा हूँ कि जस्टिन गेची को ये टाइटल शॉट मिलेगा ही नहीं? नहीं, मेरा मानना है कि चार्ल्स ओलिवेरा और इलिया टोपुरिया की जो फाइट है उस पर हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर चार्ल्स ओलिवेरा जीतेगा तो जस्टिन गेची का टाइटल शॉट नहीं मिलने वाला, क्योंकि चार्ल्स ओलिवेरा की नेक्स्ट फाइट ऐसे आदमी से होगी जो उसे हरा सके, मोस्ट प्रॉब्ली एक रेसलर से। वहीं दूसरी तरफ अगर इलिया टोपुरिया जीतता है तो यूएफसी उसको थोड़ी सी इजी फाइट देना चाहेगा जिसमें वो आसानी से जीत के अपना रिकॉर्ड पैड कर सके, तब शायद जस्टिन गेची को टाइम मिल सकता है, काम मिल सकता है। पर उसके बिना मुझे कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर यूएफसी फाइटर पे को लेकर है कि कुछ आंकड़े आए हैं यूएफसी फाइटर पे के, यूएफसी जो अटलांटा है उसके। अब आप कहेंगे कि आप तो इन सब चीज़ों को बकवास मानते हैं। मेरा बकवास मैं मानता हूँ, पर क्या है कि इस बार फाइटर ने कंफर्मेशन दी है कि यही आंकड़े हैं, इसी वजह से मैं इनकी बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात, इन आंकड़ों को लेके मैं इनके डीप में जाके थोड़ा सा बात को समझना चाहता हूँ, क्योंकि किस आदमी को कितना पेमेंट मिल रहा है ना उससे पता चलता है कि यूएफसी उसकी कितनी इज्जत करता है और वो यूएफसी के उसके लिए उसको लेकर प्लान क्या है भविष्य में, है ना। तो मैं इस तरीके से इसको कवर कर रहा हूँ, वैसे नहीं कवर कर रहा हूँ जैसे सारे टुच्चे करते हैं, भाई इसको इतना मिल गया उसको इतना मिल गया। यार इसको इतना मिले या उसको कुत्ता मिले, अपने बाप को क्या जाता है।
बट उन सब चीज़ों के कोई मायने भी तो होने चाहिए ना। बात कर लेते हैं। देखिए सब ओमर साय और अलोंसो मैनफील्ड को कितना मिला, ये मेरे को मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कोडी ब्रंडेज की इनकम भी वो नहीं है। अब सबसे नीचे जो मिला है कोडी गारबांड को मिला है $275,000। यार ये बहुत अच्छा खासा अमाउंट है। अब इसमें क्योंकि कोडी गारबांड ने जीता नहीं, इसलिए हमें पता नहीं कि इसमें विन बोनस था या नहीं। बट कोडी गारबांड के समय जो चैंपियन बने थे ना, जैसे कि कोडी गारबांड है, उस समय रोज नामी यूनेस है, इनके जो चैंपियन बने थे ना, इनको लगभग $300,000 के आसपास का अमाउंट मिलता था और उतना ही विन बोनस मिलता था। उस समय चैंपियंस को विन बोनस मिलता था। बाद में चैंपियंस के लिए विन बोनस जो है ख़त्म हो गया और उन्हें एक लमसम अमाउंट और पेपर व्यू के पॉइंट मिलने लगे। तो मुझे लग रहा नजर आता, मुझे याद है अच्छे से कि जैसे ही डोमिनिक क्रूज को हराना, जब डोमिनिक क्रूज से फाइट तय हुई थी यूएफसी की, तब उन्होंने नया कॉन्ट्रैक्ट किया था कोडी गारबांड से 6 फाइट का। और जैसे ही वो फाइट जीता था तो उसी कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ा के 10 फाइट का कर दिया गया था। और अगर आप देखें तो शायद डोमिनिक क्रूज को हराने के बाद ये 10वीं फाइट थी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे ख्याल से उसी समय का चला आ रहा है जब यूएफसी के लिए कोडी गारबांड एक चैंपियनशिप मटेरियल था, और चैंपियनशिप मटेरियल ने कहेंगे चैंपियन ही था। अब आगे चलते हैं। रॉनी बार्सलोस को कितना मिला उससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे उसको $51,000 मिले, $51,000 मिले। आंद्रे पेट्रोस्की को $100,000 मिले। तो लगता है कि थोड़ी बहुत उम्मीद है आंद्रे पेट्रोस्की से यूएफसी को। अब बात करते हैं एडमंड सबाजियन को। एडमंड सबाजियन को $186,000 मिले हैं, जिसमें से 93,000 शो बोनस था, सॉरी 93,000 शो मनी थी और 93 विन मनी थी। पता है, इससे मेरे को लगता है कि एडमंड सबाजियन के बारे में यूएफसी को नहीं लगता है कि ही इज़ अ चैंपियनशिप मटेरियल और एनीथिंग लाइक दैट। क्योंकि अगर आप किसी भी फाइटर को ना, अगर थोड़ा बहुत भी लगता है ना कि चैंपियनशिप मटेरियल है, तो उसकी बेस पे ही $100,000 के ऊपर चली जाती है और विन बोनस लगभग उतना ही होता है अलग से। ये जो 93,000 है, ये बताता है कि यूएफसी को ज़्यादा उम्मीद नहीं है एडमंड सबाजियन से कम अभी। हो सकता है कि इस फाइट के बाद ज़्यादा हो जाए और वो बढ़ा दें उसकी पे, पर अभी इतनी है। टू बी ऑनेस्ट मेरा मानना है कि ये एडमंड सबाजियन की सबसे बेहतरीन फाइट थी यार पिछले 5 साल में। लग रहा है कि वो अब मतलब जो है ना, वो एक कंप्लीट फाइटर की तरफ बढ़ रहा है। मिरांडा मैवरिक की जो फाइट है, वो उसकी जो पे थी वो $125,000 है, जो कि एक्सपेक्टेड थी। वहीं रोज नामी यूनिस की जो पे है टोटल $500,000 थी, जिसमें $250,000 शो थी और $250,000 विन थी। जैसे कि मैंने आपको कहा कि उस समय के जो चैंपियन थे उनके साथ ऐसा ही होता था, उन्हें लगभग 200 से $300,000 के आसपास मिलता था और उतना ही विन बोनस भी मिलता था। आगे हम बात करते हैं वकीम वकली को $150,000 मिले। और मेरा मानना था कि अगर ये फाइट जीतता तो यूएफसी उसको टाइटल शॉट देने से पहले उससे नया 6 फाइट का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती, जिसमें उसकी पे लगभग $400,000 के आसपास तो होती, $300 to $400,000 के आसपास। बट भाई बकली काफ़ी कुछ हार गया। ना सिर्फ उसे विन बोनस नहीं मिला क्योंकि वो हार गया, बल्कि फाइटर पे ज़्यादा होने के जो चांसेस थे वो भी ख़त्म हो चुके हैं। उसके बाद कमारू उस्मान की पे जो है वो $300,000 है। वैसे देखा जाए तो कमारू उस्मान की एक्चुअली शो बोनस ही $300,000 है, तो वो उसकी पे एक्चुअली यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। पर सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो मिला रोज नामी यूनिस को, क्योंकि उसके कॉन्ट्रैक्ट में विन बोनस भी है। जब कमारू उस्मान आ गया था तो जब सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट जो ऐसे ही थे, जैसे कि फ्रांसिस नगानू का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो था $600,000 का लमसम अमाउंट मिलता था, वैसे ही कमारू उस्मान को $300,000 मिलता है एक लमसम अमाउंट। और इसके अलावा पेपर व्यू पॉइंट मिलते थे। अब क्योंकि ये पेपर वाली फाइट नहीं थी, इसलिए पेपर व्यू पॉइंट की बात नहीं बनती। हाँ, इनके अलावा भी इंटरनल बोनस दिए जाते हैं यूएफसी की तरफ से, वो कितने दिए गए इस बारे में कोई वो खबर नहीं है। पर मेरे ख्याल से अभी 3 फाइट और बाकी है कमारू उस्मान के कॉन्ट्रैक्ट में, तो ये जो चीज़ें हैं वो कंटिन्यू करेंगी और यूएफसी कोशिश करेगी, कमारू उस्मान का उपयोग करेगी किसी नए आदमी को बड़ा स्टार बनाने में। मुझे नहीं लगता है कि यूएफसी का कोई भी इरादा है कमारू उस्मान को वापस से टाइटल शॉट देने में, कम से कम नेक्स्ट फाइट में तो नहीं मिल रहा। हाँ, 2 फाइट अगर वो लगातार अच्छे से जीतता है तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर कुछ ऐसी है कि जिसने मेरा दिल खुश कर दिया। आप कहेंगे ये तो नॉर्मल खबर है, बट फिर भी आप इतनी क्यों बात कर रहे हैं इसके बारे में। देखिए, हाँ अभी एक इंटरव्यू में कोडी गारबांड ने नहीं, शॉन ओमैरी ने कोडी गारबांड के बारे में कहा कि कोडी गारबांड को जब मैं देख रहा था ना, उसके मुंह पे टैटू है, गले में टैटू है, सब जगह टैटू है, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो डिमांड कर रहा है कि मेरे तरफ देखो, राइट। अटेंशन होर बन रहा था वो। और मुझे लगा कि मैं भी यही करता हूँ, तो सारी दुनिया मुझे भी इसी नज़र से देखती होगी। दोस्त, मैंने 2 बातें जो हैं आपके सामने हमेशा कही हैं शॉन ओमैली के बारे में। पहला, वो बहुत स्मार्ट फाइटर है, और दूसरा, वो अटेंशन होर है। ये कह सकते हैं अटेंशन स्लट है।
जिसको लगता है कि उसको अटेंशन मिलनी चाहिए। बट ऐसा लग रहा है कि शॉन ओमेली फाइट हार रहा है 2 लगातार, बट वो एज अ ह्यूमन बीइंग मैच्योर हो रहा है। उसको लगता है कि उसके अचीवमेंट इतने होने चाहिए कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट करें, ना कि उसको अपने बालों में कलर करने की ज़रूरत है, ना ही चेहरे पे टैटू लगाने की ज़रूरत है। एनीवेज, आई एम हैप्पी टू हेयर दैट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट न्यूज़। अगली खबर इस्लाम मकाचेव के रिटायरमेंट को लेकर है। इस्लाम मकाचेव के कोच, या फिर कहेंगे वन ऑफ द कोच, हाविर मेंडिस मेंडिस का ये कहना है कि शायद 3 फाइट और करेगा इस्लाम मकाचेव। और ये बात सुन के मैं खुश हूँ। कई लोग रंडी रोनर हो रहे हैं कि भाई उसको और करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। नहीं यार, आई थिंक उसने इनफ फाइट कर चुकी है। अगर वो 3 फाइट की और बात कर रहा है तो ही इज़ गोइंग टू लीव इट ऑन द टॉप। और चैंपियनशिप जो फाइटर होते हैं ना, और साथ में जो बिल्कुल उस टाइप के इंसान होते हैं ना जिनकी ज़िंदगी सिर्फ फाइट से ही नहीं जुड़ी होती है। कई लोग बिल्कुल ज़िंदगी भर फाइट करते रहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो फाइट नहीं करेंगे ना तो उनकी ज़िंदगी में कुछ और है नहीं। बट मेरे को लगता है कि इस्लाम उन लोगों में से एक है, इसलिए वो 3 और फाइट करेगा। आई एम हैप्पी टू हेयर दैट। अगर आप 3 साल पहले एक वीडियो जाके देखें जहाँ पे पोस्ट फाइट वीडियो होगा मेरे ख्याल से चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस इस्लाम मकाचेव का, तो मैंने यही कहा होगा, मेरे को अच्छे से याद नहीं है बट मेरे हिसाब से मैंने यही कहा था कि मुझे नहीं लगता है कि कोई अगले 3 साल तक इस्लाम माखाचेव को 155 डिवीज़न में हराने वाला है। दोस्त, 2022 के आसपास जीता था इस्लाम माखाचेव, आज 3 साल हो गए, 2025 चल रहा है। और फिर मैंने ये कहा था कि वो जब उसके पास कोई कंपटीशन नहीं बचेगा 155 डिवीज़न में, तब शायद वो 170 में जाएगा और वहीं रिटायर होगा। 170 में वो जा रहा है और रिटायरमेंट की बात चल रही है। मैं ये सब कह पाया क्योंकि मैंने लाइव देखी है, लोगों को मैं समझता हूँ, हालातों को मैं समझता हूँ। और कई लोगों को मेरी चीज़ एनालिसिस जो है वो शॉर्ट टर्म में अच्छे लगे ना लगे, बट लॉन्ग टर्म में मैं हमेशा सही होता हूँ। पर इन सब चीज़ों को समझने के लिए मैच्योरिटी भी चाहिए होती है। शायद आपकी उम्र के साथ वो भी आएगी। ठीक, मिलते एक वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये तो इंडियन फाइट चंकी, लड़ेंगे जीतेंगे।